स्वागत है दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जू किंग की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। चैप्टर्स 20 से 25 तक का सफर अंधेरे से रोशनी और फिर वापस अंधेरे की तरफ था। सबसे पहले हमने देखा ज्ञान की भूख, थर्स्ट फॉर नॉलेज। जू किंग ने ग्रैंड मास्टर बाय के टेंट के बाहर खड़े होकर चोरी छुपे मेडिसिनल प्लांट्स का ज्ञान लिया, और जब मौका मिला तो उसने अपनी नॉलेज से बड़े बड़े अप्रेंटिसेस को चुप करा दिया और ऑफिशियली ग्रैंड मास्टर बाय का शागिर्द बन गया। लेकिन असली खौफ हमने फॉरबिडन रीजन के मंदिर में देखा, जहां रात के अंधेरे में कैप्टन ब्लड शैडो जैसे मरे हुए लोग वापस दिखाई दिए, और उस सन्नाटे को चीरते हुए उस डिवाइन स्टैचू ने वो सिंगल सेबर स्ट्राइक मारी, एक ऐसा वार जिसने ना सिर्फ अंधेरे को खत्म किया बल्कि जू किंग की आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। उसी वार से सीख लेकर जू किंग अपनी कल्टिवेशन के 4th लेवल पर पहुंच गया। हमने देखा जू किंग का पहला इन्वेंशन, कॉप्स रैवेजिंग पाउडर, एक ऐसा जहर जो लाशों को पलक झपकते ही गला देता है। लेकिन दोस्तों, जीत की इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा दुख छुपा था। सार्जेंट थंडर, जो जू किंग के लिए एक पिता यानी फादर फिगर जैसे बन चुके थे, उनकी हालत खराब होती जा रही है। उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक लाइफ स्पैन फ्लावर, एक ऐसा फूल जो किस्मत से मिलता है, ढूंढने से नहीं। सार्जेंट थंडर जाने की तैयारी कर रहे हैं और जू किंग के पास वक्त बहुत कम है। क्या जू किंग वो फूल ढूंढ पाएगा, या फिर इस बेरहम दुनिया में वो फिर से अकेला रह जाएगा? कहानी अब एक नए मोड़ पर जाने वाली है। ये है चैप्टर 25 से आगे। चलिए शुरू करते हैं। साउथ फीनिक्स के ईस्टर्न हिस्से में गर्मियों का मौसम आ चुका था। बारिश बढ़ने लगी थी और टेम्परेचर भी ऊपर जा रहा था। सुबह काफ़ी हो चुकी थी और क्लास खत्म हो गई थी। ग्रैंड मास्टर बाई के टेंट से बाहर निकलते हुए जू किंग ने गहरे नीले आसमान की तरफ देखा। उसने सूरज की रोशनी में अपनी आंखें हल्की सी सिकुड़ी और धीरे से बड़बड़ाया, 5वां महीना। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसे स्कैवेंजर बेस कैंप में आए हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। जब वो उस खूनी बारिश और तबाहशुदा शहर के बारे में सोचता था और वहां जो कुछ भी उसने झेला था, तो ऐसा लगता था जैसे सदियां बीत गई हों। फिर भी वो यादें उसके दिमाग में बिल्कुल साफ थीं। इन 2 महीनों में वो बदल गया था। स्लम्स वाले उस लड़के के मुकाबले अब वो काफ़ी अलग था। उसका कल्टीवेशन बेस लगातार स्ट्रांग हो रहा था, पेड़ पौधों की समझ बढ़ रही थी, और कुल मिलाकर जू किंग को महसूस हो रहा था कि वो बड़ा हो रहा है। साजन थंडर के बनाए हुए ज़बरदस्त खाने की वजह से, जिसमें ढेर सारा मीट होता था, उसका पहले वाला दुबला पतला शरीर अब भरा पूरा दिखने लगा था। और सीएन माउंटेन इनकैंटेशन की वजह से उसका मैस्कुलिन ब्लड पहले से कहीं ज़्यादा जोरों से दौड़ रहा था। बिना कोशिश किए ही उसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा निकलता था जो किसी को भी महसूस हो सकता था। शायद उस सेबर स्ट्राइक की प्रैक्टिस का असर था जो उसने टेंपल में देखी थी, क्योंकि उसकी आंखें आम लोगों से ज्यादा चमकदार लगती थीं, और जितनी वो प्रैक्टिस करता, ये चमक उतनी ही बढ़ती जाती। इसके साथ ही रेगुलर क्लास लेने और नई नॉलेज सीखने की वजह से उसकी पर्सनालिटी में एक स्कॉलर जैसा ठहराव आ गया था। इन सब चीज़ों की वजह से जू किंग को हाथ धोने की आदत पड़ गई थी। हालांकि उसने अभी तक अपने चेहरे से पूरी तरह मिट्टी साफ नहीं की थी, लेकिन वो धूल उसके गुड लुक्स को छुपा नहीं पा रही थी। नतीजतन फेदर टेंट्स वाली लेडीज अक्सर उसे देखकर पलकें झपकाती और आवाज़ लगाती थीं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता था। पिछले कुछ दिनों से उसका मूड काफ़ी ख़राब था। एक तो उसे एक भी लाइफ स्पैन फ्लावर नहीं मिला था, और उससे भी बुरी बात यह थी कि साजन थंडर अब पहले से ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर दिखने लगे थे। धीरे धीरे जू किंग ने फॉरबिडन रीजन जाना कम कर दिया था। ग्रैंड मास्टर बाई का लेक्चर सुनने के बाद वो सीधा घर जाता और कल्टीवेशन में लग जाता। बगल वाले कमरे में साजन थंडर की मौजूदगी महसूस करके उसे सुकून मिलता था। आजकल वो रात के खाने की अहमियत और ज़्यादा समझने लगा था। एक रात जो बाकी रातों से कुछ अलग नहीं थी, क्लास के बाद वो आसपास के स्कैवेंजर्स को इग्नोर करते हुए जनरल स्टोर की तरफ गया। वहाँ काम करने वाली लड़की बिजी थी, लेकिन जैसे ही उसने जू किंग को देखा, वो तुरंत काउंटर के पीछे गई और शराब का एक जुग लेकर आई। उसने जुग जू किंग के हाथ में पकड़ा दिया। उसे अब आदत हो गई थी कि जू किंग इस वक्त शराब खरीदने आता है। जू किंग ने धीरे से शुक्रिया कहा। उसकी नज़र अनजाने में ही उस लड़की के चेहरे पर मौजूद दाग पर गई। इतने डरावने निशान के बावजूद वो लड़की हमेशा उम्मीद से भरी रहती थी। मुस्कुराते हुए उसने कुछ देर इधर उधर की बातें की। तभी एक कस्टमर ने उसे चिल्लाकर बुलाया। जू किंग ने जुग उठाया और जाने के लिए मुड़ा। जब लड़की ने यह देखा तो वो कस्टमर से जल्दी जल्दी कुछ कहकर भागकर दरवाजे तक आई। किड भैया, उसने आवाज़ लगाई। जू किंग रुक गया और पीछे मुड़कर देखा।
वो जल्दी से उसके पास आई। जब वो करीब पहुंची तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक कैंडी रखी थी। उसे डर था कि कहीं जू किंग मना ना कर दे, इसलिए उसने जबरदस्ती कैंडी उसके हाथ में थमा दी और भागकर वापस दुकान में चली गई। दरवाजे पर रुककर उसने पीछे देखा और कहा कि अपना ख्याल रखना। जू किंग कुछ देर वहां ऑकवर्ड खड़ा रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। फिर उसने नीचे कैंडी को देखा। एक पल बीता और फिर उसने बड़े ध्यान से उस कैंडी को संभाल कर रख लिया। वापस जाते वक्त बेस कैंप में शोर कुछ ज्यादा ही लग रहा था। तभी उसने देखा कि 2 कैरावैन्स एक के बाद एक अंदर आ रहे हैं। आगे वाले कैरावैन में शानदार गाड़ियां और ताकतवर घोड़े थे जो किसी भी ऐसी कैरावैन से बेहतर थे जो जू किंग ने अब तक देखी थी। कैरावैन के लोगों में ढेर सारे गार्ड्स थे और साथ ही 4-5 अधेड़ उम्र के आदमी थे जिनसे जबरदस्त स्पिरिट पावर निकल रही थी। लेकिन वो इस कैरावैन के सबसे खास लोग नहीं थे। जैसे जैसे गाड़ियां आगे बढ़ीं, नौजवान लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप दिखाई दिया। ज्यादातर 16 या 17 साल के लग रहे थे और महंगे कपड़ों में अकड़ कर चल रहे थे। सभी का रंग साफ था। लड़के हैंडसम और रिफाइंड थे और लड़कियां एलिगेंट और खूबसूरत। साफ दिख रहा था कि ये लोग बड़े बैकग्राउंड से हैं। बेस कैंप की गंदगी और भीड़ भाड़ को नफरत से देखते हुए उन्होंने अपने टेंट्स बाहर लगाए थे। उनका घमंडी रवैया सबको साफ दिख रहा था। इस ग्रुप के हर मेंबर के साथ अटेंडेंट्स थे, तो कुल मिलाकर 15-20 नौजवानों के साथ करीब 100 लोग थे। उनके पीछे दूसरा कैरेवान था। वो भी अच्छा दिख रहा था, लेकिन पहले वाले जितना शानदार नहीं था। उन बड़े लोगों के रुतबे की वजह से दूसरा कैरेवान उनसे आगे निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बेस कैंप में आते ही दूसरे कैरेवान के लोग अलग हो गए और उन्होंने चुपचाप अपना काम किया। शूक्विंग ने चलते हुए बस एक नज़र उन पर डाली। ऐसे कैरेवान्स हर कुछ दिन में आते रहते थे, या तो सामान बेचने या फॉरबिडन रीजन में जाने से पहले कैंप लगाने। ऐसे ग्रुप्स में हर तरह के लोग दिखते थे। बेस कैंप में जिंदगी ऐसे ही चलती थी और शूक्विंग के लिए ये अब आम बात थी। घर पहुंचकर शूक्विंग ने देखा कि सार्जेंट थंडर आंगन में स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। सूरज की रोशनी में वो बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी की शाम में खड़ा लग रहा था। शूक्विंग का दिल फिर से बैठ गया। शूक्विंग के हाथ में जग देखकर सार्जेंट थंडर मुस्कुराए और बोले कि तुमने फिर शराब खरीदी, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि तुम किचन साफ करो, वो डिनर के लिए खाना लेने जा रहे हैं। हाथ पीछे बांधे हुए वो टहलते हुए आंगन से बाहर निकल गए। यही उनका अग्रीमेंट था। खाना सार्जेंट थंडर ही लाते थे। जाहिर है इसके बदले शूक्विंग ने रेंट में थोड़ा ज्यादा देने की जिद की थी। सार्जेंट थंडर आज जल्दी वापस आ गए। शूक्विंग ने किचन अभी साफ ही किया था कि वो मीट का बैग लेकर अंदर आ गए। शूक्विंग को देखकर मुस्कुराते हुए वो खाना बनाने में लग गए। हमेशा की तरह शूक्विंग एक तरफ बैठकर उन्हें देखने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कुछ सीख ले। देखते देखते उसे कुछ अजीब लगा। आमतौर पर वो लोग इतनी जल्दी खाना नहीं खाते थे। ये रियलाइज होते ही शूक्विंग का दिल और भारी हो गया, लेकिन वो बस सार्जेंट थंडर को काम करते हुए देखता रहा। उसने सोचा कि पूछे, लेकिन आखिर में चुप ही रहा। रोज की तरह सार्जेंट थंडर पकाते हुए बातें करते रहे। माहौल बिल्कुल वैसा था जैसे फैमिली डिनर बनाते वक्त होता है। सूरज ढलने से पहले ही खाना तैयार हो गया। मेज पर खाना लगाते हुए सार्जेंट थंडर ने उदास शूक्विंग को देखा और उसके बालों को बिगाड़ दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लाफिंग पाइन्स का रेजिडेंसी परमिट खरीद लिया है। आज रात वो अपना सामान पैक करेंगे और कल सुबह पहली चीज वो यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर उन्होंने शूक्विंग की लाई हुई शराब का एक बड़ा घूंट पिया। शूक्विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर में उसने धीरे से कहा कि उसे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। सार्जेंट थंडर हल्के से हंसे। उन्होंने कहा कि परमिट तो उन्होंने काफ़ी पहले ले लिया था, बस बताया नहीं था। उन्होंने कहा कि इतना उदास मत हो, इस दुनिया में कोई भी दावत हमेशा के लिए नहीं होती। फिर उन्होंने और शराब पी और खाने को कहा। सार्जेंट थंडर आज पहले से कहीं ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे, बिल्कुल प्राचीन। शूक्विंग ने चुपचाप अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और खाना शुरू किया। खाना शायद स्वादिष्ट था, लेकिन शूक्विंग के लिए उसमें कोई स्वाद नहीं था। सार्जेंट थंडर ने यह देखा और आहें भरी। फिर भी वो मुस्कुराए और कैंप की ताज़ा गॉसिप सुनाने लगे। एक इंसेंस स्टिक जलने जितना वक्त बीतने के बाद अचानक शूक्विंग ने पूछा कि क्या वो क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर के वापस आने तक नहीं रुक सकते? वो लोग जल्दी ही आने वाले होंगे। सार्जेंट थंडर ने मना कर दिया। बोले कि जब वो आएंगे तो वो भी तुम्हारी तरह ही बिहेव करेंगे और चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। वैसे भी वो जब चाहें उनसे मिलने आ सकते हैं। सार्जेंट थंडर ने अपना पाइप निकाला, उसमें तंबाकू भरा और पीने लगे। धुआं फैलने लगा, धीरे धीरे कमरे को धुंधला करने लगा। खाना खत्म करने के बाद वो अपना सामान पैक करने चले गए। शूक्विंग वहीं टेबल पर बैठा रहा, बचे हुए खाने को देखता रहा। उसे भूख नहीं थी। पहली बार उसने बर्तन नहीं धोए और किचन साफ नहीं किया। वो सीधा सार्जेंट के कमरे में गया। उसने पूछा कि क्या उनका जाना ज़रूरी है। सार्जेंट थंडर ने कहा कि इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, वो अब शहर में रहने जा रहे हैं।
शू क्विंग को तो खुश होना चाहिए। सार्जेंट थंडर जोर से हंसे, फिर शू क्विंग को कपड़े फोल्ड करने में मदद करने को कहा। शू क्विंग ने पहले अपने हाथ धोए, फिर मदद करने लगा। उसकी मदद से पैकिंग जल्दी हो गई। सार्जेंट थंडर के पास ज़्यादा कुछ था नहीं ले जाने के लिए। कपड़ों के अलावा वो सब कुछ शू क्विंग के लिए छोड़ गए। उन्होंने कहा कि ये घर अब तुम्हारा है। शू क्विंग ने काफ़ी सीरियस होकर कहा कि वो रेंट देगा। सार्जेंट थंडर मुस्कुराए और इस टॉपिक पर आगे बात नहीं की। इसके बजाय वो शू क्विंग को एक साइड टेबल पर ले गए और दोनों वहाँ बैठ गए। वहाँ सार्जेंट थंडर ने शू क्विंग को कैंप के स्कैवेंजर्स के बारे में और भी बातें बताईं, और एक खास बात जो उन्होंने जोर देकर कही वो थी कैंप ओनर का बैकग्राउंड। उन्होंने बताया कि कैंप ओनर कोई मामूली इंसान नहीं है, वो गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट से है, जो इस रीजन का सबसे पावरफुल ग्रुप है। उनके पास दर्जनों शहर और बेस कैंप्स हैं, और उनका पेट्रियार्क एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट है। उन्होंने वार्न किया कि आगे चलकर कैंप ओनर के आसपास बहुत सावधान रहना। बात करते करते रात काफ़ी हो गई थी। शू क्विंग देख सकता था कि सार्जेंट थंडर थक गए हैं, इसलिए वो उठा और चला गया। सार्जेंट थंडर ने उसे जाते हुए देखा और एक गहरी सांस ली। ये काफ़ी वक्त में पहली रात थी जब शू क्विंग ने कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं की। वो खिड़की से बाहर रात के अंधेरे को घूरता रहा जब तक कि होराइजन पर रोशनी नहीं आ गई और सूरज नहीं निकल आया। वक्त कितनी जल्दी बीत गया। मन में एक अजीब सी उदासी लिए वो रोज़ की तरह आंगन में नहीं गया। वो अपने कमरे में ही इंतज़ार करता रहा जब तक उसे सार्जेंट थंडर के मेन गेट खोलने की आवाज़ नहीं आई। तभी वो अपने कमरे से बाहर निकला। सुबह की पहली किरणों में दोनों आंगन में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। सार्जेंट थंडर मुस्कुराए और बोले कि मैं जा रहा हूँ केट, मैं छोड़ने चलूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्यास जाना चाहिए। मैं छोड़ने चलूँगा। मैं छोड़ने चलूँगा। सार्जेंट थंडर को एहसास हो गया कि वो शू क्विंग को मना नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। और इस तरह वह दोनों बेस कैंप से गुजरने लगे, जबकि ज़्यादातर स्कैवेंजर्स अभी सो ही रहे थे। जब वो ग्रैंड मास्टर बाई के टेंट के पास पहुंचे, शू क्विंग दौड़कर वहां गया। ग्रैंड मास्टर बाई वहां नहीं थे और न ही चनफे युआन। सिर्फ टिंगयू वहां थी, जो एक मेडिकल किताब पढ़ रही थी। शू क्विंग ने पूछा कि क्या वो उसकी तरफ से छुट्टी की दरख्वास्त कर सकती है। हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम करते हुए वो मुड़ा और तेजी से वापस चला गया। टिंगयू बहुत हैरान दिख रही थी और टेंट के बाहर निकल आई। तभी उसने शू क्विंग और सार्जेंट थंडर को दूर जाते हुए देखा। सुबह की रोशनी में उनकी परछाइयां उनके आगे चल रही थीं, दूर और दूर। शू क्विंग ने सार्जेंट थंडर का बैग अपनी पीठ पर उठा रखा था। वो कुछ नहीं बोला। सार्जेंट थंडर के अंदर जज्बातों का तूफान था। अपने सामान को उठाए उस जिद्दी नौजवान को देखते हुए उन्होंने कैंप की कुछ गॉसिप करने की कोशिश की, लेकिन बस कुछ ही सेंटेंसेस के बाद उन्होंने पाया कि वो आगे बात नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ने उस पहाड़ की चढ़ाई की जहां कभी उन्होंने आराम किया था और नीचे बेस कैंप को देखा था। उस वक्त सार्जेंट थंडर आगे थे और शू क्विंग भी थे। तब सार्जेंट थंडर किसी तलवार की तरह गहरे लग रहे थे और शू क्विंग किसी अकेले भेड़िए जैसा। इस बार शू क्विंग आगे था और सार्जेंट थंडर पीछे। इस बार शू क्विंग किसी पहाड़ की चोटी की तरह लग रहा था और सार्जेंट थंडर ढलती हुई शाम की तरह लड़खड़ा रहे थे। शू क्विंग ने हाथ बढ़ाकर सार्जेंट थंडर को सहारा दिया और फिर उसने उन्हें अपनी पीठ पर उठा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोरबिडन रीजन में हुआ था। सार्जेंट थंडर शू क्विंग के चेहरे का साइड देख सकते थे और इससे उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा कि तुम्हें दूसरे स्कैवेंजर्स पर नजर रखनी होगी। वो जानते हैं कि शू क्विंग अब काफी स्ट्रांग हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें हल्का समझ सकता है। स्कैवेंजर्स आखिरकार अपराधी ही होते हैं। वो सही या गलत किसी भी तरीके से अपना मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि हर रात कुत्तों को खाना देना मत भूलना। बेस कैंप में किसी और से ज्यादा तुम उन पर भरोसा कर सकते हो। उन्होंने कहा कि अच्छे से खाना खाना और ठंडा खाना मत खाना, पहले गर्म कर लेना। तुम अभी बढ़ रहे हो, इसलिए इन चीज़ों में आलस मत करना। किया तो बाद में जब उम्र बढ़ेगी तो पछताओगे। और हाँ, बिस्तर पर सोना और चादर यूज़ करना। गंदा होने से मत डरना, ज़रूरत हो तो धो लेना और धूप में सुखा लेना। और एक बात, सार्जेंट थंडर यो भी कह रहे थे, उसमें गहरी चिंता छुपी हुई थी। शू क्विंग गर्दन हिलाता रहा और उस बूढ़े आदमी को उठाए चलता रहा। उसने हर एक बात को अपने दिमाग में बिठा लिया। सार्जेंट थंडर बोलते रहे, लेकिन वो बूढ़े और कमज़ोर थे और आखिरकार सो गए। जब शू क्विंग ने उनके खर्राटों की आवाज़ सुनी तो उसने अपने कदम और धीरे और संभल कर रखने शुरू किए। साथ ही वो रास्ते में सबसे स्मूथ जगह ढूंढकर चलने लगा ताकि सफ़र आरामदायक रहे। और इस तरह शू क्विंग सार्जेंट थंडर को लेकर उस वीराने में चलता रहा, खराब रास्तों से बचते हुए, जब तक कि शाम नहीं हो गई। ढलती हुई रोशनी में उनकी परछाइयाँ लंबी हो गई थीं। तभी शू क्विंग को दूर एक शहर दिखाई दिया। तभी सार्जेंट थंडर की आंख खुली और उन्होंने शहर को देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले कि हम पहुंच गए। हाँ, शू क्विंग ने भारी मन से कहा। सार्जेंट थंडर के कहने पर उन्होंने उन्हें ध्यान से नीचे उतारा।
सार्जेंट थंडर ने अपना बैग शू क्विंग के हाथ से ले लिया। उन्होंने शहर के गेट को देखा, फिर वापस शू क्विंग को। कुछ पल की खामोशी छा गई। सार्जेंट थंडर मुस्कुराए। हाथ आगे बढ़ाकर उन्होंने शू क्विंग के बालों को बिगाड़ दिया। वापस जाओ किड, अगर याद आए तो मिलने आ जाना। मैं शहर के दक्षिण में क्लियर वाटर रोड नंबर 3 पर मिलूंगा। अपना सामान उठाकर वो शहर के गेट की तरफ चल पड़े। शू क्विंग को लगा जैसे उसके पास कहने के लिए हजारों बातें हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे, इसलिए वो बस वहां चुपचाप खड़ा रहा। शहर के गेट में दाखिल होने से ठीक पहले सार्जेंट थंडर रुके और पीछे मुड़कर देखा। शू क्विंग को एक गहरी नज़र से देखा और हाथ हिलाया। फिर गार्ड्स ने उन्हें जल्दी अंदर जाने को कहा और वो नज़रों से ओझल हो गए। शू क्विंग काफ़ी देर तक वहां अकेला खड़ा रहा। शाम के लिए शहर का गेट बंद हो गया और उसका दिल पूरी तरह से खाली हो गया। अपना ख्याल रखना, वो बड़बड़ाया। फिर वो मुड़ा, मन में एक कड़वाहट और अकेलापन लिए। रात हो गई और अंधेरा ने उसे घेर लिया। अकेला वो खेतों के बीच से खराब रास्तों से होता हुआ वापस पहाड़ पर चढ़ने लगा, दूर और दूर। पहाड़ों के बीच भेड़ियों की रोने की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आवाजें गायब हो गईं, सन्नाटे में बदल गईं, जैसे किसी और खतरनाक जानवर ने उन भेड़ियों को डराकर भगा दिया हो। अंधेरे में चलते हुए जू किंग अपने दिल में बसे उस खालीपन को दबा नहीं पा रहा था। स्लम्स में बड़ा होने की वजह से अलविदा कहना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये अलग था, ज्यादा गहरा था। उसके दिल का ये सूनापन उसके चलने के अंदाज में भी दिख रहा था। वो बिल्कुल टूट चुका था। वापस आते हुए उसने वक्त लिया और जब तक बेस कैंप दिखाई दिया, सूरज निकलने ही वाला था। कैंप में ज्यादा दिए नहीं जल रहे थे। जहां तक जू किंग को याद था, चाहे वो फॉरबिडन रीजन से कितनी भी देर में वापस आए, एक दिया हमेशा उसके लिए जलता रहता था। लेकिन आज वो एक दिया बुझा हुआ था और अब वो कभी वापस नहीं जलने वाला था। उसका दर्द और गहरा हो गया जब वो कैंप के अंधेरे रास्तों से होता हुआ अपने आंगन में पहुंचा। अंदर दर्जनों कुत्ते बैठे थे। उसके आते ही उन्होंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। आखिरकार उसने नजर उठाकर उन 3 कमरों की तरफ देखा। सिर्फ अंधेरा था। जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, कोई रोशनी नहीं, कोई आहट नहीं। किचन की टेबल पर अभी भी कल रात का बचा हुआ खाना रखा था। जू किंग किचन में गया और वहां रखे 3 कटोरों और चॉपस्टिक्स को देखता रहा। एक लंबा वक्त बीतने के बाद वो बैठ गया और वो ठंडा खाना खाने लगा। उसने एक निवाला लिया, निगल लिया, दूसरा निवाला लिया, निगल लिया। खाने के बाद उसने बर्तन धोए, किचन साफ किया और वापस अपने कमरे में चला गया। आंखें बंद करके वो कल्टीवेशन करने लगा। आंगन के बाहर उस वायलेट कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी और उसका नौकर खड़े थे। वो सब कुछ देख सकते थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वायलेट कपड़ों वाले आदमी ने एक गहरी सांस ली। कितना प्यार करने वाला और वफादार लड़का है। मास्टर सेवेंथ, क्या मुझे इसे आइडेंटिटी मेडालियन दे देना चाहिए? रुको, पहले हमें ग्रैंड मास्टर बाई के लिए फॉरबिडन रीजन से वो क्लाउडी ड्रीम ब्लॉसम मिल जाने दो। ये कहकर वो वायलेट कपड़ों वाला आदमी हवा में गायब हो गया। नौकर ने हाँ में सर हिलाया और वो भी गायब हो गया। रात बीत गई। अगली सुबह भोर होते ही जू किंग बाहर निकला और उसने आदत के मुताबिक सार्जेंट थंडर के कमरे की तरफ देखा। उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। ग्रैंड मास्टर बाई के लेक्चर में उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर वापस आ गया। रात का खाना उसने अकेले खाया, हालांकि उसने टेबल पर 3 लोगों के लिए बर्तन लगाए थे। वो बार बार उस जगह को देखने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। अब वहां एक इंसान कम था और एक आवाज कम थी। खामोशी में खाना खाते हुए उसका दिल फिर से उदासी से भर गया, लेकिन आखिरकार उसने उस एहसास को अंदर दबा दिया। खाने के बाद उसने सफाई की, फिर कुत्तों के लिए खाना निकाला, उन्हें खाते हुए देखा और फिर वापस अपने कमरे में ध्यान लगाने चला गया। दिन बीतने लगे और हर दिन लगभग एक जैसा ही था। जल्द ही सार्जेंट थंडर के जाने के बाद 6 दिन बीत गए। जू किंग ने अपने उस सूनेपन को दिल की गहराइयों में दफना दिया था और अब वो वापस अपने उसी पुराने अलग अलग रहने वाले रूप में आ चुका था। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसके रवैये में पहले से कहीं ज्यादा ठंडक थी। वो सिर्फ ग्रैंड मास्टर बाई के लेक्चर के वक्त ही थोड़ा रिलैक्स्ड होता था, बाकी समय वो पूरी तरह चौकन्ना रहता। ये जीने का तरीका उसके लिए अनजान नहीं था। पिछले 6 सालों से वो ऐसे ही जी रहा था, एक अकेले भेड़िए की तरह।
वो कल्टीवेशन में और ज्यादा मेहनत करने लगा, जैसे कि सिर्फ यही करके वो जाने पहचाने अकेलेपन में जल्दी वापस लौट सकता था। 7वीं रात की शाम को उसे एक ब्रेक थ्रू महसूस हुआ। पहले वो सीएन माउंटेन इनकैंटेशन के चौथे लेवल पर था, अब वो 5वें लेवल पर पहुंच रहा था। जैसे ही उसके अंदर से हड्डियों के चटकने की आवाजें आईं, बाहर बैठे कुत्तों ने उस बढ़ते हुए प्रेशर और खौफनाक ऑरा को महसूस किया। वो डर कर पीछे हट गए और कांपने लगे। ब्रेक थ्रू की ये आवाज़ें पिछली बार से ज़्यादा देर तक चली, बल्कि पूरा प्रोसेस ही लंबा चला। करीब 1 घंटे बाद जब उसके रोम छिद्रों से सारी गंदगी बाहर निकल गई, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसी वक्त पूरा कमरा वायलेट रोशनी से चमक उठा। चटकने की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं, जैसे उसकी हड्डियां बढ़ रही हों और उसका मांस फट रहा हो, लेकिन इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो ज़ू किंग बर्दाश्त न कर सके। जब सब कुछ शांत हो गया तो 1 घंटा और बीत गया। आखिरकार वो खड़ा हुआ। उसके कपड़े अब पहले से छोटे लग रहे थे। हालांकि वो पूरी तरह बदल नहीं गया था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा निखरा हुआ लग रहा था, खास तौर पर उसके चेहरे के फीचर्स, क्योंकि उसका शरीर अब बिल्कुल शुद्ध और म्यूटेजन से आज़ाद था। उसका हैंडसम चेहरा और उसका वो ठंडा, अलग अलग रहने वाला अंदाज मिलकर उसे एक ऐसी कशिश दे रहे थे जिसे धूल और मिट्टी भी छुपा नहीं सकती थी। लेकिन ज़ू किंग ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आंगन में जाकर उसने कुछ टेस्ट किए ताकि वो देख सके कि उसकी स्पीड कितनी बढ़ी है। उसने हवा में कुछ पंचेस मारे, जिससे हवा में जोर की आवाजें गूंजने लगी। जैसा उसे महसूस हो रहा था, वो चौथे लेवल के मुकाबले अब 2 गुनी ताकत रखता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब वो पंच मारता तो स्पिरिट पावर की वजह से एक गॉब्लिन की धुंधली तस्वीर बनती, जिसके दांत बाहर निकले हुए थे और वो किसी भयानक भूत जैसा लगता था। तो ये है एक गॉब्लिन की ताकत। जब उसने अपनी बंद मुट्ठियों को देखा तो आसपास के कुत्ते डर से कांप गए। किताबों के हिसाब से सीएन माउंटेन इनकैंटेशन का हर लेवल एक बाघ की ताकत देता है। 5 लेवल मिलकर एक गॉब्लिन की ताकत बनाते हैं और 2 गॉब्लिन मिलकर एक हॉब गॉब्लिन। लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। जितना वो ताकतवर महसूस कर रहा था, उसे पक्का यकीन था कि वो 7 या 8 बाघ की ताकत के बराबर है। स्पीड में भी वैसा ही था और उसे लग रहा था कि छठे लेवल पर पहुंचते ही उसके पास 2 गॉब्लिन की ताकत आ जाएगी, जो कि नॉर्मल से काफी जल्दी था। जरूर ये उस वायलेट क्रिस्टल की वजह से है और उस सेबर स्ट्राइक की वजह से जो उसने टेम्पल में देखी थी। अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर उसने उस मूर्ति की याद ताजा की। एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसने हाथ नीचे कर लिया। अभी भी पूरी तरह वैसा नहीं है। उसका सेबर स्ट्राइक अभी उतना अच्छा नहीं था। जैसे ही वो वापस अपने कमरे में जाने वाला था, अचानक उसकी नजर नीचे अपनी परछाई पर पड़ी। ब्रेक थ्रू के बाद ये बिल्कुल पहले जैसा ही था। म्यूटेजन उसकी परछाई में चला गया था और उसका शरीर बिल्कुल शुद्ध रह गया था। परछाई को देखते हुए उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मैं अपनी परछाई को कंट्रोल कर सकता हूं? ये सोचते हुए वो अपनी परछाई को घूरने लगा, उसे हिलने का हुक्म देने लगा। बदकिस्मती से काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने धीरे से सांस छोड़ी और ये सोचकर कि शायद वो ज्यादा लालची है, वो हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी परछाई के हाथ में हल्की सी हलचल हुई। ये देखकर ज़ू किंग की आंखें फैल गईं। उसे कोई वहम नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि उसका असली हाथ बिल्कुल नहीं हिला था, सिर्फ परछाई वाला हाथ हिला था। उसने फिर कोशिश की। वक्त गुजरता गया और फिर जब ज़ू किंग बिल्कुल स्थिर खड़ा था, उसकी परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया। वो बस जरा सा हिला था, लेकिन इस कोशिश ने ही उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका सर फटने वाला है। काफी देर बाद जाकर वो संभल पाया, लेकिन अब उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। उसने वापस नीचे अपनी परछाई को देखा। वो थोड़ा सा कंट्रोल करने में ही ढेर सारी ताकत लग गई थी और जहां कुछ पल पहले उसका दिमाग खाली था, अब उसे सर दर्द हो रहा था। जाहिर था कि ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसे भरोसा था कि जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेगा और उसका कल्टीवेशन बेस बढ़ेगा, उसका कंट्रोल बेहतर होता जाएगा और आखिरकार उसकी परछाई दुश्मनों को हैरान करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जा सकेगी। उम्मीद है वो दिन जल्दी आए। सर दर्द से फट रहा था। वो अपने कमरे में वापस गया और ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। अगली सुबह वो आधा ही रिकवर हो पाया था और काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। खुद को बेहतर मूड में लाने की कोशिश करते हुए उसने कपड़े बदले और जल्दी से ग्रैंड मास्टर बाई के टेंट की तरफ गया। चेन फई युवान वहां नहीं था और ग्रैंड मास्टर भी अभी तक नहीं आए थे, लेकिन टिंग यू वही पुरानी दवाइयों की किताब पढ़ रही थी। जब उसने ज़ू किंग को आते देखा तो हाथ हिलाकर हेलो कहा और फिर वापस पढ़ने लगी।
आजकल सुबह ऐसे ही शुरू होती थी। टिंग यू के मुताबिक नए आए हुए अमीर लड़के लड़कियों के ग्रुप में चेन फई युआन के कुछ दोस्त थे जिनसे मिलने वो अक्सर जाता था। ग्रैंड मास्टर बाई पिछले कुछ दिनों से किसी ज़रूरी काम में बिजी थे, इसलिए देर से आते थे और लेक्चर के तुरंत बाद चले जाते थे। जू किंग एक तरफ बैठ गया, एक बैम्बू स्लिप निकाली और कल के लेसन को दोहराने लगा। कुछ देर बाद टिंग यू ने अचानक पढ़ना बंद किया और उसकी तरफ देखा। तुम आज कुछ अलग क्यों लग रहे हो? उसने पूछा। जू किंग ने ऊपर नहीं देखा, वो बस पढ़ता रहा। टिंग यू की चमकदार आंखें और बड़ी हो गईं जब उसने जू किंग को और ध्यान से देखा। तभी ग्रैंड मास्टर बाई आ गए और वो आगे कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन पूरे लेक्चर के दौरान वो बार बार जू किंग की तरफ देखती रही। ग्रैंड मास्टर बाई आमतौर पर बहुत सख्त होते थे, लेकिन आज उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए उन्होंने टिंग यू को ध्यान न देने के लिए बस हल्की सी डांट लगाई। लेक्चर खत्म करने के बाद उन्होंने याद दिलाया कि कल वो किसका टेस्ट लेंगे और फिर जल्दी से चले गए। जू किंग खड़ा हुआ और जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, टिंग यू कूदकर उसके रास्ते में आ गई। माथे पर शिकन लाते हुए उसने टिंग यू को देखा। अपनी ठोड़ी ऊपर उठाकर टिंग यू ने उसे घूरा। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और आंखें सितारों और चांद की तरह चमक रही थी। मुझे समझ आ गया, उसने कहा, तुम लंबे हो गए हो। ठीक है, जू किंग ने सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने उसके बगल से निकलने की कोशिश की, लेकिन टिंग यू फिर से उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अपनी चमकती आंखों से उसे क्यूरियस होकर देखते हुए वो बोली, किड, तुम रोज यहाँ अपने इस गंदे चेहरे के साथ आते हो। मुझे अभी एहसास हुआ कि मुझे पता ही नहीं तुम असल में दिखते कैसे हो, और अब मुझे दिख रहा है कि तुम पहले से अलग हो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा चेहरा धोने वाली हूँ और तुम्हारा असली रूप देखूंगी। अपनी आस्तीन से एक रुमाल निकालते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। जू किंग ने बचने के लिए हाथ आगे किए और दूसरी तरफ भागने ही वाला था कि टिंग यू ने जोर से नाक सिकुड़ी। मैंने तुम्हारी मदद की थी छुट्टी लेने में किड, तुम पर मेरा एहसान है। जू किंग रुक गया और तभी टिंग यू उसकी तरफ लपकी। साथ ही उसने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करके रुमाल को गीला कर लिया। फिर उसने जू किंग के गाल रगड़ना शुरू किया। तुरंत ही उसके गाल की साफ चमड़ी दिखाई देने लगी, लेकिन जू किंग को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने वहां से निकलने का फैसला किया। किड, वो चिल्लाई, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। बड़ी बहन शब्द जाहिर तौर पर एक भारी शब्द था और इसने जू किंग को वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। फिर टिंग यू की आंखें किसी खूबसूरत और शैतानी चांद की तरह हो गईं। बिजली की तेजी से हिलते हुए उसने जू किंग के बाकी चेहरे को रगड़ना शुरू किया। जू किंग उसे धक्का देना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसने खुद को बड़ी बहन कहा था, इसलिए वो रुक गया। और इस तरह जैसे जैसे टिंग यू ने रगड़कर साफ किया, जू किंग का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। आखिर में टिंग यू के हाथ रुक गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे हटकर वो उसके चेहरे को देखने लगी और ठीक उसी पल सूरज की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी। पिछले 6 साल में ये पहली बार था जब जू किंग का चेहरा धुलकर साफ हुआ था और उसे इसकी आदत नहीं थी। जब टिंग यू उसे घूर रही थी, वो उसके बगल से निकला और टेंट से बाहर भाग गया। उसे चेहरे पर इतनी गर्म धूप लगने की आदत नहीं थी। सच तो ये था कि उसे नंगा महसूस हो रहा था। बाहर आते ही वो नीचे बैठा, मिट्टी उठाई और वापस अपने चेहरे पर मल ली। तब जाकर उसे चैन की सांस आई। अब काफ़ी बेहतर महसूस करते हुए वो वापस अपने उसी अलग अलग रहने वाले अंदाज में आ गया और फॉरबिडन रीजन की तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद टिंग यू ने एक बहुत गहरी सांस ली। हाँ, ये तो काफ़ी सुंदर है। टेंट का पर्दा हटाकर वो उसे दूर जाते हुए देख रही थी। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया था। उसने आसपास देखा कि किसी ने ये सब नोटिस तो नहीं किया। ये तो चेन फई युआन से भी ज़्यादा हैंडसम है। असल में नहीं, चेन फई युआन तो इसके आसपास भी नहीं भटक सकता। चैप्टर 28 अंधेर के मुसाफिर। उस रात टिंग यू को, जो वायलेट लैंड्स की हिफाजत में बड़ी हुई थी और जिसे दुनिया की तकलीफ़ों का कोई अंदाज़ा नहीं था, एक सपना आया। उसने देखा कि चेन फे युआन जू क्विंग को परेशान कर रहा है। सपने में ही उसे इतना गुस्सा आया कि जब वो सुबह उठी तो उसका मूड अजीब सा था। ग्रैंड मास्टर बाई के टेंट में पहुंचकर वो अपनी जगह पर बैठ गई और मेडिसिनल किताब खोल ली, लेकिन ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। उसकी नज़रें बार बार टेंट के दरवाजे पर जा रही थीं। आखिरकार उसे कोई दिखा, चेन फे युआन। टिंग यू ने अचानक अपनी पलकें झपकाईं। कल रात का गुस्सा अभी भी ताज़ा था।
टेंट के अंदर आते हुए चेन फेई युआन ने जम्हाई ली, आंखें मलते हुए टिंग्यू के बगल में बैठने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि वो बैठ पाता, टिंग्यू ने उसके नीचे से गद्दी खींच ली। चेन फेई युआन हैरान होकर नीचे देखने लगा। क्या कर रही हो? टिंग्यू ने उसकी तरफ भी नहीं देखा, बस उंगली से इशारा किया उस जगह जहां आमतौर पर जू क्विंग बैठता था। तुम वहां बैठो। पर क्यों? चेन फेई युआन वहीं खड़ा रहा। टिंग्यू ने घूर कर उसे देखा। क्यों? क्योंकि तुम ढंग से पढ़ते नहीं हो, हमेशा छुट्टी मांगते रहते हो। मेरे बगल में तुम्हारा होना मुझे परेशान करता है। इतना काफी है? चेन फेई युआन बस उसे देखता रह गया। टिंग्यू के चुप होने के बाद वो कुछ बड़बड़ाया और ज्यादा बहस ना करते हुए वहां जाकर बैठ गया जहां जू क्विंग बैठा करता था। कुछ देर वहां बैठने के बाद चेन फेई युआन धीरे से बोला, अरे यार टिंग्यू, तुम यार मत बोलो मुझे, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? हैं? मैंने यार कब बोला? चेन फेई युआन बेचारा पूरी तरह कंफ्यूज दिख रहा था। लेकिन इससे पहले कि और कुछ होता, टेंट का पर्दा हटा और जू क्विंग अंदर आया। उसे देखते ही टिंग्यू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, गालों पर हल्के से डिंपल पड़ गए। उसने उस गद्दी को झाड़ा जिस पर चेन फेई युआन बैठने वाला था। छोटे जूनियर भाई, तुम यहां बैठो, उसने कहा। जू क्विंग चौंक गया। चेन फेई युआन तो बस मुंह खोले देखता रह गया। क्या घूर रहे हो? टिंग्यू ने चेन फेई युआन को डांटा। टीचर आने वाले हैं, जल्दी करो। जू क्विंग हिचकिचाया। पहले टिंग्यू को देखा, फिर उस जगह को जहां वो उसे बिठा रही थी, और फिर चेन फेई युआन को। ग्रैंड मास्टर बाई के आने का वक्त हो रहा था, तो कुछ सोचकर वो टिंग्यू के बगल में बैठ गया, ठीक वहां जहां हमेशा चेन फेई युआन बैठा करता था। शर्मिंदा सा होकर चेन फेई युआन ने जू क्विंग की तरफ उंगली उठाई और कुछ बोलने ही वाला था कि टिंग्यू ने उसे आंखें दिखाकर चुप करा दिया। बिल्कुल चुप। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, वो मिनमिनाया, चेहरा ऐसा बना लिया जैसे अभी रो देगा। उसके हिसाब से ये सब बहुत नाइंसाफी थी। वो कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी ग्रैंड मास्टर बाई अंदर आ गए। चेन फेई युआन के पास चुप रहने और अंदर ही अंदर जलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके सामने टिंग्यू बहुत खुश लग रही थी और जू क्विंग काफी असहज महसूस कर रहा था। अंदर आते ही ग्रैंड मास्टर बाई की नजर जू क्विंग पर पड़ी। उन्होंने टिंग्यू को देखा और फिर बेचारे चेन फेई युआन को। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो बैठ गए और सवाल जवाब शुरू किए। हमेशा की तरह चेन फेई युआन हकलाते हुए जवाब देता रहा और ग्रैंड मास्टर से अच्छी खासी डांट खाता रहा। टिंग्यू बड़े गर्व से अपने जवाब दे रही थी और उम्मीद भरी नजरों से जू क्विंग को देख रही थी। जू क्विंग ने अपने जवाब बिल्कुल सही दिए और कुछ गहरे सवाल भी पूछे। पूरे क्लास के दौरान चेन फेई युआन काफी उदास दिखा। लेक्चर खत्म होते ही वो सबसे पहले टेंट से बाहर भागा। उसे लगा जैसे उसके साथ भेदभाव हुआ है। उधर जू क्विंग को पूरे वक्त अजीब लग रहा था। क्लास खत्म होने पर वो खड़ा हुआ, ग्रैंड मास्टर बाई को झुककर प्रणाम किया और जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाता, टिंग्यू ने टोक दिया, छोटे जूनियर भाई, तुम्हारा चेहरा आज फिर गंदा क्यों है? खड़े होकर उसने बड़े शौक से अपना रुमाल निकाला, लेकिन जू क्विंग लपक कर टेंट से बाहर निकल गया और गायब हो गया। उसके जाने के बाद टिंग्यू काफी मायूस दिखे। ग्रैंड मास्टर बाई की तरफ मुड़कर, जो ये सब मजे लेकर देख रहे थे, उन्होंने पूछा, टीचर, ये किड हमेशा इतना गंदा क्यों रहता है? मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती हूँ। ग्रैंड मास्टर जोर से हंसे, फिर टिंग्यू के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्योंकि टिंग्यू, जिन लोगों की जिंदगी कठिन और खतरनाक होती है, उनके लिए लोगों की नजरों में आना अच्छी बात नहीं होती। टिंग्यू ने समझदारी से सर हिलाया। जू क्विंग ग्रीवी ग्रैंड मास्टर बाई की बात ना सुन सका हो, लेकिन वो भी बिल्कुल यही सोच रहा था। स्लम्स में उसने सीखा था कि जितना कम ध्यान अपनी तरफ खींचोगे, उतने ही सुरक्षित रहोगे। अगर आसपास सब गंदे हैं और तुम साफ हो, तो तुम अंधेरी रात में एक मशाल की तरह दिखोगे और तब खतरा बढ़ जाता है। बचपन से ही उसने लोगों की नजरों से बचना सीखा था। जो लोग ऐसा नहीं करते, वो या तो सबसे ताकतवर होते हैं या फिर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। यही वजह थी कि वो रोज नहाना पसंद नहीं करता था। इससे उसे अपने माहौल में घुलने मिलने में आसानी होती थी। वो छिपे हुए एक शिकारी की तरह था, जो सिर्फ हमला करते वक्त अपनी काबिलियत दिखाता है। अभी वो फॉरबिडन रीजन की तरफ जा रहा था और वहां भी उसने यही किया। जंगल में घुसते ही उसने जमीन से ढेर सारी सड़ी हुई पत्तियां उठाई, उन्हें मसलकर एक पेस्ट बनाया और अपने ऊपर लगा लिया। इस कुदरती भेष के साथ वो फॉरबिडन रीजन के अंदर चला गया। भले ही सार्जेंट थंडर शहर चले गए थे, लेकिन जू क्विंग ने लाइफ स्पैन फ्लावर ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। कल्टीवेशन बेस बढ़ने से वो ताकतवर हो गया था
और अब उसे अनुभव भी ज्यादा था। साथ ही उसे पेड़ पौधों की जानकारी भी काफी हो गई थी। इन सब चीजों और उसकी होशियारी ने ये पक्का कर दिया था कि फॉरबिडन रीजन के बाहरी हिस्से में उसे कम ही खतरों का सामना करना पड़ेगा। आजकल वो सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं रहता था, वो उससे आगे घने जंगल में अंदर तक जाता था। जितना अंदर वो जाता, खतरे उतने ही बढ़ते जाते। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग से उसकी लड़ाई करने की क्षमता बढ़ रही थी और पौधों के बारे में उसकी नॉलेज भी। जैसा उसने बाकी जगह देखा था, फॉरबिडन रीजन के अंदर भी ढेर सारे औषधीय पौधे थे, लेकिन ज्यादातर जहरीले यिन प्लांट्स थे। जितने ज्यादा जहरीले पौधों को वो स्टडी करता, उसकी नॉलेज जहर की तरफ झुकती जाती। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने अपने जहरीले पाउडर्स को और बेहतर बनाया और उनकी नई किस्में तैयार की। इसी वजह से उसने एक कोट खरीदा जिसमें बहुत सारी जेबें थीं। हर जेब में वो अलग तरह का जहरीला पाउडर रखता था। इसके अलावा उसने वो काले गॉन्टलेट्स पहनने शुरू कर दिए थे जो उसे कैप्टन ब्लड शैडो के थैले में मिले थे। जितना वो उन्हें इस्तेमाल करता, उतना ही वो उनसे वाकिफ होता गया। इन गॉन्टलेट से उसके मुक्के और भी ताकतवर हो गए थे और ये जहर से भी थोड़ी सुरक्षा देते थे। अब उसके खास हथियारों में ये गॉन्टलेट्स, वो खंजर जो क्रूसीफिक्स ने दिया था और उसका भरोसेमंद लोहे का सरिया शामिल थे। दिन भर की ट्रेनिंग और जहर बनाने के बाद जब वो रुका तो सूरज ढल रहा था। कैनियन में अपनी लेबोरेटरी से निकलते हुए उसने अपने हथियारों और जहरीले पाउडर्स को व्यवस्थित किया और फिर पूरी रफ्तार से मंदिर वाले इलाके की तरफ दौड़ लगा दी। कैंप वापस जाने से पहले मंदिर जाकर स्कार रिमूविंग क्रिस्टल्स ढूंढना अब उसकी आदत बन चुकी थी। हालांकि अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन उसने इधर उधर पूछताछ की थी और उसे पता था कि क्या ढूंढना है। वो जानता था कि ये क्रिस्टल्स कुदरती रूप से बनते हैं और इनमें 7 रंगों की चमक होती है। ये दुर्लभ होते हैं लेकिन लोगों को मिल जाते हैं, इसलिए उसने ढूंढना नहीं छोड़ा था। और इस बार जब वो मंदिर पहुंचा तो पूरा परिसर शाम की लालिमा में नहाया हुआ था। शायद इसी वजह से उसकी नज़र तुरंत दूर एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ी जिसके माथे से 7 रंगों की रोशनी निकल रही थी। आंखें सिकुड़ते हुए उसने जल्दी से आसपास का जायजा लिया ताकि अपने लगाए हुए जालों को चेक कर सके। कोई भी जाल टूटा नहीं था। पास के एक मंदिर की छत पर कूदकर वो झुका और ध्यान से देखने लगा। जब तसल्ली हो गई कि इलाका सुरक्षित है तो वो तेजी से उस मूर्ति की तरफ बढ़ा। सामने पहुंचकर उसने देखा कि मूर्ति के माथे में बनी एक दरार में एक 7 रंगों वाला क्रिस्टल कुदरती रूप से उगा हुआ था। पहले ये मूर्ति आम थी, लेकिन इस रहस्यमयी मंदिर में वक्त की अजीब रफ्तार ने आज इसे अलग बना दिया था। जू क्विंग ने जल्दी से वो क्रिस्टल निकाल लिया, फिर और ढूंढने के लिए आसपास तलाशी ली। किस्मत से उसे 5 और मिल गए। जब वो फारिग हुआ तो हाथ में रखे उन 6 क्रिस्टल्स को देखकर उसने गहरी और लंबी सांस छोड़ी। वो लंबे अरसे से लाइफ स्पैन फ्लावर और स्कार रिमूविंग क्रिस्टल्स दोनों ढूंढ रहा था और आखिरकार आज उसे इन दोनों में से एक चीज मिल ही गई। बड़े ध्यान से उन 6 क्रिस्टल्स को रखने के बाद जू क्विंग ने मंदिर परिसर को देखा और फिर कमर झुकाकर गहरा प्रणाम किया। इसके बाद वो तेजी से जंगल में गायब हो गया। कुछ ही देर में वो पेड़ों की चोटियों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। अंधेरा होते ही जानवरों की दहाड़ गूंजने लगी। जू क्विंग ने अपनी रफ्तार वहीं बनाए रखी। एक जगह जैसे ही वो एक डाली पर उतरा और हवा में कूदने के लिए तैयार हुआ, नीचे जमीन फटी और एक विशालकाय सींगों वाला एनाकोंडा मिट्टी से बाहर निकला। अपना बड़ा सा मुंह खोले सीधा जू क्विंग की तरफ लपका। ये सांप उस सांप से कहीं बड़ा था जिससे वो कैंप में लड़ा था, लेकिन जू क्विंग के चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले। उसने बस हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली से एनाकोंडा के सर पर एक हल्की सी टक्कर मारी। एक धमाके की आवाज आई और फिर वो एनाकोंडा चीख उठा। वो जू क्विंग की ताकत के सामने टिक भी नहीं सका और मांस और खून के चिथड़ों में फट गया। लेकिन उसका गॉल ब्लैडर सही सलामत था। जू क्विंग ने खून की उस धुंध में हाथ डाला, उसे पकड़ा और आगे बढ़ गया। पौ फटने से ठीक पहले जू क्विंग जंगल से निकला और बेस कैंप वापस पहुंचा। अभी भी अंधेरा था, लेकिन कैंप में कुछ दिए और आग जल रही थी। स्कार रिमूविंग क्रिस्टल्स मिलने से वो बहुत खुश था, लेकिन जैसे जैसे वो अपने घर के करीब पहुंचा, उसका मूड उतना ही खराब होता गया। अंधेरे में उसका इंतजार करने वाले सिर्फ कुछ आवारा कुत्ते थे। उसे देखते ही उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई। वो आंगन में आया, आदत के मुताबिक साजन ठंडर के पुराने कमरे को देखा, फिर किचन में चला गया। पेट भरने के लिए उसने कल का बचा हुआ खाना गर्म किया और फिर अपने कमरे में आ गया। उसने एक आह भरी। पता नहीं साजन ठंडल उस शहर में कैसे होंगे। वो ठीक ही होने चाहिए। अगर मुझे वो लाइफ स्पैन फ्लावर जल्दी नहीं मिला तो शायद मैं स्पिरिट कॉइन से खरीद सकूं।
आंखें बंद करके वो कल्टीवेशन करने लगा। अगली सुबह उसने अपना वही रूटीन दोहराया। टिन्यू अब थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर रही थी, हालांकि उसने जू क्विंग के लिए वही जगह बचा के रखी थी। चेन फेरियान ने अपनी किस्मत मान ली थी। बस बेबस होकर वो जू क्विंग को अपनी जगह बैठे देखता रहता था। लेक्चर खत्म होने के बाद टिन्यू ने चेहरा धोने वाली बात दोबारा नहीं उठाई। लगता था ग्रैंड मास्टर बाई की बात उसकी समझ में आ गई थी। जू क्विंग ने यह नोटिस किया। सर झुकाकर उसने ग्रैंड मास्टर बाई को प्रणाम किया और वहां से निकल लिया। टेंट के बाहर उसने अपने थैले को टटोला जिसमें स्कार रिमूविंग क्रिस्टल्स थे और उस जनरल स्टोर की तरफ बढ़ा जहां वो लड़की काम करती थी। पास पहुंचकर उसने देखा कि दुकान के बाहर अजनबियों की एक भीड़ जमा है। उन्होंने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे, जिनमें काले चोगे शामिल थे जिन पर खून के रंग का सूरज कढ़ा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी वो उदास, वीराना और खूंखार ऑरा जो उनसे निकल रहा था। काले चोगे पहने वो लोग लंबे थे, लेकिन उनके चेहरे हुड्स में छुपे हुए थे, जिससे उनके नक्शो नैन देखना नामुमकिन था। हाँ, उनकी आंखों की ठंडी चमक जरूर दिख रही थी, जिससे आसपास के स्कैवेंजर्स अंदर ही अंदर कांप रहे थे। काले कपड़ों में लिपटी ये परछाइयां जिंदगी के प्रति बिल्कुल बेपरवाह लग रही थी, जैसे उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही ना बची हो और वो सिर्फ और सिर्फ कत्ल करने वाली मशीन्स हों। जब वो वहां खड़े थे तो छठी महीने की गर्मी भी गायब होती महसूस हुई और जनरल स्टोर के आसपास का इलाका डरावना और ठंडा हो गया। जू क्विंग नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन आसपास के डरे हुए स्कैवेंजर्स की फुसफुसाहट सुनकर उसे जल्द ही सब पता चल गया। ये चर्च ऑफ डिपार्चर की लॉ एनफोर्समेंट टीम है। चर्च ऑफ डिपार्चर? वो सब पागल हैं। वो स्कैवेंजर बेस कैंप्स में शायद ही कभी आते हैं। यहां क्या कर रहे हैं? सुना है वो किसी को ढूंढ रहे हैं। आसपास के शहर और बेस कैंप्स छान मारे हैं, अब यहां आए हैं। ये बातें सुनकर जू क्विंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने चुपके से अपना लोहे का सरिया निकाल लिया। ठंडी नजरों से उसने जनरल स्टोर को देखा। बस कुछ ही पल बाद 3 लोग बाहर निकले। पहले 2 लोग आए, एक लंबा, एक छोटा। लंबा आदमी किसी खून से सनी तलवार की तरह सीधा खड़ा था। उसके कपड़े बाहर खड़ी लॉ एनफोर्समेंट टीम से अलग थे। उसका चोगा गहरे लाल रंग का था और उस पर एक काला सूरज कढ़ा हुआ था, और उसका सर ढका हुआ नहीं था, जिससे उसके काले बाल और एक नौजवान का तीखा चेहरा दिख रहा था। उसके आते ही काले कपड़ों वाली पूरी टीम एक साथ घुटनों पर बैठ गई और सर झुका लिया। ये मंजर देखकर जू क्विंग की आंखें और सिकुड़ गईं। इस लाल चोगे वाले नौजवान से निकलने वाला ऑरा उसे जंगल के उन खतरनाक जानवरों की याद दिला रहा था। उस लंबे नौजवान के बगल में खड़ी छोटी इंसान कोई और नहीं, वही लड़की थी जिससे मिलने जू क्विंग आया था। वो कान से कान तक मुस्कुरा रही थी और उस नौजवान का हाथ थामे हुए थी। दोनों की उम्र में फर्क देखकर लग रहा था कि वो उसका बड़ा भाई है। भले ही उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन जब वो नीचे उस लड़की को देखता तो उसकी आंखों में नरमी आ जाती। साथ ही उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जो कभी मिट नहीं सकती थी। शायद वो किसी हादसे में खोए हुए अपनों को याद कर रहा था। उन दोनों के पीछे जनरल स्टोर का मालिक था, जो गिड़गिड़ाता हुआ उनकी खुशामद कर रहा था। ये सब देखकर जू क्विंग ने अपना सरिया वापस रख लिया और क्रिस्टल्स वाले थैले को थपथपाया, सोचने लगा कि क्या करे। तभी भीड़ में उस लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने जल्दी से अपने बगल में खड़े नौजवान से कुछ कहा, जिसने मुड़कर जू क्विंग को देखा। फिर वो लड़की हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ दौड़ी। आसपास के स्कैवेंजर्स जू क्विंग से दूर हट गए और लड़की दौड़ती हुई जू क्विंग के पास आ गई। मेरे बड़े भैया मुझे लेने आए हैं, वो बोली। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो किड भैया? जू क्विंग ने ना में सर हिलाया। लड़की मायूस दिखी, लेकिन तुरंत ही उसने वापस मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वापस आऊंगी और तुमसे मिलूंगी। मैंने कहा था कि मेरी जान बचाने का बदला मैं चुकाऊंगी, और मैं ऐसा करूंगी। मैं अपने बड़े भाई के साथ जा रही हूं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे जो चाहिए वो देते हैं। क्या तुम्हारा भी कोई बड़ा भाई है? लड़की बोलती गई जब तक कि उसके भाई ने गला साफ नहीं किया। मुझे जाना होगा किड भैया, जू क्विंग ने उसे देखते हुए कहा। पिछले 2 महीनों में वही एक इंसान था जिससे वो जान पाई थी, और अब वो अलविदा नहीं कहना चाहती थी। जू क्विंग ने एक 7 रंगों वाला क्रिस्टल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। ये पत्थर निशान मिटा सकता है, इसे रख लो। लड़की हैरान हुई, लेकिन उसने पत्थर ले लिया। ऐसा लगा जैसे वो और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसके भाई ने आवाज दी। जू क्विंग को आखिर बार देखकर वो हाथ में क्रिस्टल लिए अपने भाई की तरफ दौड़ी। काले कपड़ों वाले लोगों ने उन्हें घेर लिया। पीछे मुड़कर उसने हाथ हिलाया। जू क्विंग ने भी हाथ हिलाया।
उसकी हमेशा रहने वाली उम्मीद और मुस्कुराहट के बारे में सोचते हुए उसने उसे जाते हुए देखा। अपना ख्याल रखना, वो बड़बड़ाया। फिर वो मुड़ा और अपने घर वापस चला गया। जिंदगी चलती रही। वो खुद खाना बनाता, खुद खाता, खुद सफाई करता, ध्यान लगाता, क्लास जाता। ऐसे ही 7 दिन बीत गए। वो अब वैसे ही जी रहा था जैसे स्लम्स में जीता था। इसके अलावा उसे एहसास हो गया था कि ग्रैंड मास्टर बाई हमेशा के लिए कैंप में नहीं रहने वाले। ये बात कुछ दिन पहले ही साफ हो गई थी जब ग्रैंड मास्टर बाई का कन्वॉय पैकिंग करने लगा था। जैसा ग्रैंड मास्टर ने बताया था, वो वायलेट लैंड्स से थे, और जो जू क्विंग ने सुना था, वायलेट लैंड्स साउथ फीनिक्स के बीच में थे। सुबह सुबह जू क्विंग ग्रैंड मास्टर बाई के टेंट पर पहुंचा तो देखा कि वहां कोई गार्ड नहीं था, ना ही चैन फिया युआन और टिंग यू वहां थे। टेंट में सिर्फ ग्रैंड मास्टर बाई अकेले थे। जू क्विंग जानता था कि क्या होने वाला है। ग्रैंड मास्टर बाई ने बहुत विस्तार से लेक्चर दिया और शू किंग ने बहुत ध्यान से सुना। वक्त उड़ता गया। जब क्लास खत्म हुई तो ग्रैंड मास्टर बाई ने चुपचाप खड़े शू किंग को देखा और एक गहरी सांस ली। मैं जा रहा हूं, उन्होंने कहा। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं जो आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आएगा। एक कसम की वजह से मैं सीधे तौर पर नहीं बता सकता। जो मैं बताने वाला हूं तुम उसे समझ पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर है। ग्रैंड मास्टर बाई ने उसे एक गहरी नज़र से देखा। शू किंग ने उन्हें वापस देखा। जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं, ग्रैंड मास्टर बाई ने धीरे से बोलना शुरू किया। किड, याद करो, 3रे दिन, 7वें दिन, 11वें दिन, 15वें दिन, 17वें दिन और 19वें दिन मैंने तुम्हें कौन से पौधों के बारे में पढ़ाया था। ये 6 लेसन्स हैं। सही पौधों को पहचानो और फिर 1, 2, 4 के अनुपात में सही मात्रा में 7 पत्तियों वाला क्लोवर मिलाओ और तेज़ आंच पर पकाओ। ऐसा करके तुम एक ऐसी गोली बना सकते हो जिसकी इस दुनिया में सबको ज़रूरत है। एक ऐसी गोली जो शुद्ध स्पिरिट कॉइन्स के बराबर है। एक ऐसी गोली जो शुद्ध स्पिरिट कॉइन्स के बराबर है। तुम बना सकते हो एक वाइट बोलस। ये सुनते ही शू किंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब वैसा नहीं था जैसा 2 महीने पहले था जब उसने ग्रैंड मास्टर बाई के लेक्चर सुनना शुरू किए थे। जितना कुछ उसने सीखा था, उसे पता था कि दवाइयों के फॉर्मूलाज कितने कीमती होते हैं। आमतौर पर बड़े खानदान और ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें अपने कब्जे में रखते हैं और इन्हें अनमोल माना जाता है। खास तौर पर वाइट बोलस, जिसे खुद एक करेंसी माना जाता है। इसका फॉर्मूला इतना कीमती है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आम हालात में ये किसी को बताया नहीं जाता। जो इंसान वाइट बोलस बना सके, उसे बहुत बड़े कल्टीवेशन बेस की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ इस एक हुनर के दम पर शानदार जिंदगी जी सकता है। ये एक बहुत बड़ा एहसान था। ग्रैंड मास्टर बाई को देखते हुए शू किंग कांप उठा। उनके सफ़ेद बाल और चेहरे पर वो मेहरबान भाव देखकर शू किंग पिछले 2 महीने की हर बात याद करने लगा। कैसे वो टेंट के बाहर चुपके से सुनता था, कैसे उसने क्लास अटेंड की, कैसे ग्रैंड मास्टर बाई ने उसे इतने ध्यान से पढ़ाया। कहने के लिए बहुत कुछ था। शुक्रिया के हज़ारों शब्द, ढेर सारा आभार, और वो अलविदा नहीं कहना चाहता था। लेकिन वो सिर्फ अपना सर झुका सका अपने टीचर के सामने। एक ऐसा इंसान जो देखने में सख्त था लेकिन दिल का बहुत नर्म। हाथ जोड़कर शू किंग जितना गहरा झुक सकता था झुक गया। शुक्रिया टीचर। सार्जेंट थंडर उसे परिवार जैसे लगते थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर बाई एक सच्चे टीचर और गुरु जैसे लगते थे और शू किंग के लिए उतने ही अहम थे। ग्रैंड मास्टर बाई ने उसके गहरे अदब भरे झुकाव को देखा और मुस्कुराए। भले ही शू किंग छुपा रहा था, लेकिन ग्रैंड मास्टर देख सकते थे कि वो कितना भावुक हो रहा है। वो हल्के से हंसे। किड, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम होशियार हो। साथ ही मुझे उन बूढ़े दकियानूसी लोगों से नफरत है जो फॉर्मूलाज देने पर पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन कभी कभी मेरा रुतबा मुझे वो करने से रोकता है जो मैं असल में करना चाहता हूँ। ये पहली बार नहीं है जब मैंने किसी को दवाइयों का ज्ञान और यहाँ तक कि कुछ फॉर्मूला सिखाए हैं। मैं पूरे साउथ फीनिक्स में घूमा हूँ और मैंने बहुत लोगों को सिखाया है। हम इंसानों को रुतबे की वजह से अपने हुनर को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। आखिर में एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसे याद रखना। ये दुनिया जिंदा लोगों के लिए एक मुसाफिर खाना है और वक्त एक बूढ़ा मेहमान। जब तक हम मरेंगे नहीं, हम फिर मिलेंगे। उम्मीद है जब हम मिलेंगे तुम अपनी पहचान बना चुके होगे। ग्रैंड मास्टर बाई की बातें बहुत गहरी थी, खास तौर पर आखिरी हिस्सा। शू किंग की ज़िंदगी में शायद ये सबसे अर्थपूर्ण बात थी जो उसने सुनी थी और उसने इसे अपने दिल में उतार लिया। उस दिन बाद में जब ग्रैंड मास्टर बाई का कारवां कैंप से निकला तो ग्रैंड मास्टर ने शू किंग को पढ़ने के लिए एक दवाइयों की किताब दी। शू किंग कारवां के साथ कैंप के बाहर तक गया और फिर उसे दूर जाते हुए देखता रहा। उसने देखा कि टिंग्यू बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रही थी। जल्द ही कारवां शाम के अंधेरे में गायब हो गया। शू किंग काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा। उसकी परछाई लंबी होती गई जब तक कि वो आखिरकार कैंप में वापस नहीं चला गया। पता नहीं क्यों, बस कुछ लोगों के चले जाने से कैंप बहुत अलग लग रहा था। दिखने में अलग नहीं था,
अभी भी वैसा ही गंदा और हर तरह के लोगों से भरा हुआ। वही बूढ़े लोग चिल्लाते हुए, बच्चे रोते हुए, ताकतवर आदमी हंसते हुए और औरतें फुसफुसाती हुई। ढलते सूरज के नीचे जिंदगी धड़क रही थी, लेकिन महसूस अलग लग रहा था। इन सब के बीच चलते शू किंग अपने घर नहीं बल्कि उस जनरल स्टोर की तरफ गया जहां वो लड़की काम करती थी। वहां नए असिस्टेंट को ढूंढकर उसने कुछ शराब खरीदी। फिर वो घर वापस आया। उस रात उसने कुछ नहीं खाया। वो बस खाली किचन को देखता रहा, फिर शराब के जग को देखा। आखिरकार उसने उसे उठाया और एक घूंट पिया। गर्म तीखा द्रव उसके गले से होता हुआ पेट में गया, जहां से ऐसा लगा जैसे वो उसके पूरे शरीर में फट गया हो। पहले शू किंग को शराब का स्वाद कभी पसंद नहीं आया था, लेकिन आज रात बात अलग थी। उसने एक और घूंट पिया, फिर एक और, फिर और एक। जल्द ही उसका सिर घूमने लगा। उसने स्लम्स में बिताए अपने 6 सालों के बारे में सोचा, सार्जेंट थंडर के शहर जाने के बारे में सोचा, ग्रैंड मास्टर बाई के कारवां के साथ जाने के बारे में सोचा, उस लड़की के जाने के बारे में सोचा, और ख़ास तौर पर उसने सोचा कि उस लड़की ने उससे क्या पूछा था, क्या तुम्हारा भी कोई बड़ा भाई है? शू किंग शराब का जग पकड़े हुए दीवार से टेक लगाए चांद को देख रहा था। है, वो बड़बड़ाया, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। बाहर वही वायलेट कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी और उसका नौकर खड़े सुन रहे थे। ये दुनिया जिंदा लोगों के लिए एक मुसाफिर खाना है और वक्त एक बूढ़ा मेहमान। जब तक हम मरेंगे नहीं, हम फिर मिलेंगे। वो एक अंधेरी रात थी, बिना सितारों वाली। सिर्फ चांद ही बादलों के पीछे से झांक रहा था। हवा बहुत तेज थी, लेकिन ये हवा चांदनी की उस बहती नदी को नहीं रोक पा रही थी जो इंसानी दुनिया पर बरस रही थी। ये रोशनी स्कैवेंजर्स पर गिर रही थी और शू किंग के आंगन पर, जहां उसके दरवाजे के बाहर 2 लोग खड़े थे। एक था मास्टर 7, अपने वायलेट चौघे में, हाथ पीछे बांधे हुए। चांदनी उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ रही थी जब वो खुद से कुछ बड़बड़ा रहे थे, शायद किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ उनका नौकर सब्र से इंतजार कर रहा था। जहां तक कुत्तों की बात थी, उनके लिए ये 2 लोग वहां मौजूद ही नहीं थे। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। सब कुछ शांत था, सिवाय कैंप के बाहरी हिस्से से आती हुई हंसी और शोर की हल्की आवाजों के। कमरे के अंदर से अब बात करने की कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस सांस लेने की कसरत की आवाज थी। कुछ वक्त बीता, इतना कि एक अगरबत्ती जलकर खत्म हो जाए। फिर मास्टर 7 ने एक गहरी सांस ली। दरवाजा खोलने के बजाय वो जाने के लिए मुड़ गए। गेट पर पहुंचकर वो रुके और बोले, उसे आइडेंटिटी मेडालियन दे दो। कौन सा रंग? नौकर ने पूछा। सबसे आम वाला, बुनियादी बातें समझा देना, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मास्टर 7 आंगन से बाहर निकल गए। नौकर की आंखें सिकुड़ गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पूरे वक्त मास्टर 7 के साथ स्कैवेंजर बेस कैंप में रहा था और कई बार उस लड़के को देखने आया था जिसे सब किड कहते थे। जब मास्टर 7 ने ग्रैंड मास्टर बाई से उसके बारे में बात की थी तो नौकर को पता चल गया था कि इस लड़की की किस्मत खुलने वाली है। इसलिए उसने पहले पूछा था कि क्या उसे आइडेंटिटी मेडालियन देना है। खास तौर पर यह मेडालियन किसी को 7 ब्लड आइज में दाखिल होने के काबिल बनाता था। जिसके पास भी ऐसा मेडालियन होता था वो क्वालिफिकेशन टेस्ट दे सकता था और अगर कामयाब रहा तो सेक्ट ज्वाइन कर सकता था। मेडालियंस अलग अलग रंगों के होते थे। वायलेट मेडालियंस सबसे ऊंचे दर्जे के होते थे जो खास शिष्यों को दिए जाते थे। पीले बीज के दर्जे के जो अंदरूनी सेक्ट के शिष्यों को मिलते थे। आखिर में सफ़ेद मेडालियंस जो सबसे आम होते थे और साधारण शिष्यों को दिए जाते थे। नौकर ने सोचा था कि मास्टर 7 पीला मेडालियन देंगे, लेकिन उन्होंने सफ़ेद देने को कहा। और तो और उसे हिदायत दी गई थी कि वो कोई तफसील न बताए। इस अजीब घटना ने न सिर्फ उसे सोचने पर मजबूर किया, बल्कि उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, मास्टर 7 को ये लड़का पसंद आ गया है। वो सिर्फ उसे सेक्ट में नहीं लाना चाहते, वो चाहते हैं उसे अपना शागिर्द बनाना, और इसलिए वो उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं। पहले तीनों बड़े शागिर्द भी ऐसे ही शुरू हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 7th पीक को चौथा वारिस मिलने वाला है। नौकर अच्छी तरह जानता था कि वारिस शब्द कितना ताकतवर है। जो भी मास्टर 7 का वारिस बनेगा वो पूरे साउथ फीनिक्स महाद्वीप के ताकतवर ग्रुप्स की नज़रों का मरकज़ बन जाएगा। फिर भी ये बात उसे थोड़ी नामुमकिन लग रही थी। आखिरकार मास्टर 7 ने काफ़ी लंबे अरसे तक कोई नया शागिर्द नहीं बनाया था। जो भी हो, नौकर जानता था कि उसे इस बच्चे पर खास ध्यान देना होगा। इन्हीं ख्यालों के साथ उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और शू किंग के दरवाजे को खटखटाया। जब कमरे में ठक ठक की आवाज़ गूंजी तो सांस लेने की कसरत रुक गई। नौकर के होठों पर एक मुस्कुराहट आई और फिर वो नज़रों से ओझल हो गया। हैरानी की बात यह थी कि जब वो दोबारा दिखा तो वो घर के पिछले हिस्से में था।
कमरे की पिछली दीवार में एक छेद था जो वक्त के साथ खोदा गया था और हटाई जा सकने वाली ईंटों से ढका हुआ था। शू किंग अभी अभी पिछली दीवार के छेद से रेंग कर बाहर निकला था और सोच रहा था कि घर के बगल से जाकर देखे कि कौन खटखटा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो नौकर उसके सामने आ गया। शू किंग वहीं जम गया और उस साए को देखने लगा। उसका दिल बैठ गया। उसके सामने लंबे ग्रे चौघे में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके चेहरे के नक्शे आम थे, लेकिन माथे पर बना एक पंचकोणीय टैटू ध्यान खींच रहा था। वो टैटू एक शांत रोशनी से चमक रहा था, जिससे चांदनी की रोशनी भी लहराती और बिखरती महसूस हो रही थी। उस आदमी से इतना भारी दबाव निकल रहा था कि शू किंग को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर भी उसने अपने दाहिने हाथ से लोहे का सरिया पकड़ा और बाएं हाथ से जहरीला पाउडर निकाल लिया। उस आदमी का अचानक आना बहुत अजीब था और जहां तक शू किंग देख सकता था, ये आदमी उस दाग वाली लड़की के भाई से कहीं ज्यादा ताकतवर था, खास तौर पर उसकी नजरें, जिनसे शू किंग का शरीर अंदर तक कांप गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म चीख चीख कर कह रहा हो कि ये इंसान एक बहुत बड़ा खतरा है। शू किंग ने अपने शरीर की चेतावनी को समझा और पूरी तरह चौकन्ना हो गया, साथ ही हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसने पहले ही कई ऐसे सिनारियोज सोच लिए थे जिसमें उसे अचानक खतरनाक हालात का सामना करना पड़े, और सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जो कुत्तों को पता बिना ही अंदर आ सके। आंखें सिकुड़ते हुए वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र उस भेड़ के बच्चे जैसे खतरनाक किड पर थी। उसे ये भी समझ आ गया कि दीवार का छेद मुसीबत के वक्त के लिए किड का बैकअप प्लान था। ये ऐसे हालात के लिए तैयार रहता है और अचानक कुछ होने पर घबराता नहीं है, साथ ही लड़ने के लिए भी तैयार है। कोई हैरानी नहीं कि मास्टर सेवंथ को ये पसंद आया है। नौकर ने शू किंग के हॉर्स फोर का गला काटने और फैट माउंटेन को मारने के बारे में सोचा। प्रशंसा से चमकती आंखों के साथ उसने एक सफेद मेडालियन निकाला और शू किंग की तरफ उछाल दिया। शू किंग ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय वो पीछे कूदा और साथ ही एक मुट्ठी जहरीला पाउडर फेंका और फिर 2 खंजर अपने आगे फेंक दिए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब दोनों खंजर ग्रे कपड़े वाले आदमी के आर पार हो गए, बिना उसे छुए, और पीछे दीवार से जा टकराए। रही बात जहरीले पाउडर की, वो भी उस आदमी के आर पार हो गया और धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा। शू किंग की नसें और तन गईं और वो भागने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो ग्रे कपड़े वाला आदमी बस मुस्कुराया और हवा में गायब होने लगा। शुरुआत उसके पैरों से हुई, फिर धड़। जब उसका सिर गायब हो रहा था, उसने कहा, किड, कोई चाहता था कि मैं तुम्हें ये आइडेंटिटी मेडालियन दे दूं। ये तुम्हें 7 ब्लड आइज में दाखिल होने के काबिल बनाता है। पीछे एक नक्शा है, तुम सेक्ट के किसी भी शहर में जा सकते हो। बस मेडालियन दिखाना और तुम्हें सेक्ट हेडक्वार्टर्स तक एक बार फ्री टेलीपोर्टेशन मिल जाएगा। फिर वो आदमी ऐसे गायब हुआ जैसे वो वहां कभी नहीं था। शू किंग काफी देर तक वहां चुपचाप खड़ा रहा। वो महसूस कर सकता था कि वो आदमी कितना ताकतवर था और वो खुद कितना कमजोर। आखिरकार वो आगे बढ़ा, अपने खंजर उठाए और फिर नीचे उस आइडेंटिटी मेडालियन को देखा। इसका रंग सफेद था और सामने की तरफ उलझे हुए डेकोरेटिव डिजाइन्स बने हुए थे। चांदनी में चमकते हुए ये गहरा और साधारण दोनों लग रहा था। शू किंग ने अपने लड़ाकू गाउंटलेट्स पहनकर मेडालियन को पलटा। पीछे एक नक्शा था जिसमें सैकड़ों उभरे हुए बिंदु थे जो शहरों को दर्शा रहे थे। 7 ब्लड आइज। शू किंग को 7 ब्लड आइज के बारे में पता था और वो जानता था कि यह साउथ फीनिक्स के सबसे बड़े और सबसे बेरहम संगठनों में से एक है। अनगिनत लोग हर साल इसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन 7 ब्लड आइज बहुत सख्त है कि वो किसे अंदर आने देते हैं, और वो किसी को भी दरवाजे से अंदर नहीं आने देते। पहले तुम्हें एक आइडेंटिटी मेडालियन चाहिए होता है, जो जाहिर है आम तौर पर नहीं बांटा जाता। शू किंग को कोई अंदाजा नहीं था कि उसे ये क्यों दिया गया। वो उस ग्रे कपड़े वाले आदमी को नहीं जानता था और ये भी नहीं जानता था कि मेडालियन असली है या नकली। सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वो आदमी जितना खौफनाक और ताकतवर था, मुश्किल ही है कि वो कोई मजाक कर रहा होगा। पूरी संभावना थी कि मेडालियन असली है, लेकिन उसने मुझे ये क्यों दिया? शू किंग को नहीं पता था, लेकिन उस आदमी ने उसे क्या बुलाया था ये बात उससे छुपी नहीं थी। किड शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, भले ही ये किसी भी नौजवान के लिए इस्तेमाल होने वाला आम शब्द हो, लेकिन इस स्कैवेंजर बेस कैंप में इसका खास इस्तेमाल होता था। यहाँ सिर्फ शू किंग को ही किड कहा जाता था। ये तथ्य कि उस आदमी ने शू किंग का स्कैवेंजर निकनेम यूज किया बताता था कि वो शू किंग के बारे में कुछ जानता है। साथ ही उसने कहा था कि कोई चाहता था कि शू किंग के पास ये मेडालियन हो,
इसका मतलब वो ग्रे कपड़े वाला आदमी किसी और के साथ काम कर रहा था और वो इंसान शायद ऊंचे ओहदे का था। कहीं वो ग्रैंड मास्टर बाई तो नहीं थे। शू किंग काफी देर तक मेडालियन को देखता रहा, फिर आखिरकार उसे उठा लिया। सुबह की पहली किरणें अब दिखाई देने लगी थीं। जू चिंग ने पीछे वाली दीवार का छेद बंद किया, फिर कुत्तों को खाना देने चला गया। अब तक कुत्तों ने उसकी कोई मदद नहीं की थी, लेकिन उन्हें खाना देना वक्त के साथ एक आदत बन गई थी। जब उसने उन्हें खाने के लिए लड़ते हुए देखा, वो ग्रैंड मास्टर बाई का लेक्चर सुनने जाने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया और फिर बैठ गया। एक और आदत। वो वहां तब तक बैठा रहा जब तक सूरज आसमान में ऊंचा और चमकदार नहीं हो गया। तभी वो आंगन से बाहर निकला और कैंप में टहलने लगा। भले ही वो कैंप को अच्छी तरह जानता था, लेकिन अभी ये कुछ अनजान लग रहा था। न क्रूसिफिक्स और ना ही ग्रेसफुल रैप्टर काफी वक्त से वापस आए थे। थोड़ा घूमने के बाद उसने फैसला किया कि वो कैनियन में अपनी लेबोरेटरी जाएगा। हालांकि फॉरबिडन रीजन एक खतरनाक जगह थी, लेकिन वहां बहुत सारी यादें भी थीं। वैसे भी उसने सोचा कि वो व्हाइट बोलस बनाने की कोशिश कर सकता है, और इसलिए वो कैंप से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। किड, किड! उसने आवाज पहचान ली। मुड़ने पर उसने एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। वो उन स्कैवेंजर्स में से एक था जिन्हें जू चिंग जानता था। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था और सब उसे ओल्ड स्टोनी कहते थे। वो उन चंद लोगों में से एक था जिन्हें जू चिंग ने बचाया था जब वो सार्जेंट थंडर को पीठ पर उठाकर कैंप लाया था। बाद में वो आदमी जू चिंग से इंश्योरेंस खरीदने आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बोन ब्लेड ने किया था। हे किड! वो बूढ़ा आदमी जोश में बोला, मुझे एक बड़ा काम मिला है। फिर उसने समझाना शुरू किया। किसी तरह ओल्ड स्टोनी ने नए आए हुए अमीर लड़के लड़कियों के ग्रुप को मना लिया था कि वो उसे गाइड के तौर पर रख लें। वो फॉरबिडन रीजन में मंदिर परिसर जाना चाहते थे। सफर पर जाने से पहले वो इंश्योरेंस खरीदना चाहता था। पहले जैसा ही डील, ठीक है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। 5 व्हाइट बोलसेस, और अगर मैं 1 हफ्ते में वापस ना आऊं तो तुम मुझे बचाने आना, ठीक है किड? 1 हफ्ता? जू चिंग हैरानी से बोला। ओल्ड स्टोनी ने आह भरी। हाँ, वो वायलेट लैंड्स के बिगड़े हुए अमीरजादे वहां 1 हफ्ते रुकने की जिद पर अड़े हैं। वो मुझे बहुत अच्छी रकम दे रहे हैं, इसलिए मैं रिस्क लेने वाला हूं। इस मिशन के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। एक पुराना स्कैवेंजर होने के नाते ओल्ड स्टोनी जानता था कि फॉरबिडन रीजन में इतना लंबा रुकना कितना खतरनाक है, और म्यूटेजन की समस्याएं को और भी बड़ी होंगी। लेकिन पेमेंट इतनी ज्यादा थी कि वो आखिरकार शहर में रहने का परमिट खरीद सकता था। इसलिए वो जू चिंग के पास इंश्योरेंस खरीदने के लिए काफी व्हाइट बोलसेस लेकर आया था। जू चिंग ने माथे पर शिकन डाली। उसे इंश्योरेंस वाले काम को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और अभी वो व्हाइट बोलसेस पर रिसर्च करने पर फोकस करना चाहता था। लेकिन तभी उसकी नजर ओल्ड स्टोनी के उम्मीद भरे चेहरे और सफेद बालों पर पड़ी। इससे जू चिंग को सार्जेंट थंडर की याद आ गई। एक पल बाद उसने हाँ में सर हिला दिया। ये आखिरी बार होगा, उसने कहा। ओल्ड स्टोनी के एहसानमंद होकर व्हाइट बोलसेस देने के बाद जू चिंग कैंप से बाहर फॉरबिडन रीजन की तरफ दौड़ पड़ा। जैसा कि पता चला, फॉग ऑफ कंफ्यूजन वाकई फॉरबिडन रीजन के एक बड़े हिस्से में उठ चुका था और वो फैल रहा था। कोहरे के बाहर पॉइजनस ड्रैगन पॉन्ड इलाके के पास एक डरा हुआ स्कैवेंजर पेड़ की दरार में छिपा हुआ था। डर से कांप रहा था। उस इलाके में 4 लोग थे। उनकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं और वो किसी को ढूंढ रहे थे। कोहरा आ रहा है, मुझे बस तब तक टिके रहना है जब तक जू चिंग मुझे बचाने नहीं आ जाता। पेड़ की दरार में छिपा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बोन ब्लेड था, वो पहला स्कैवेंजर जिसने जू चिंग से इंश्योरेंस खरीदा था। जू चिंग, जो अभी अभी जंगल में दाखिल हुआ था, अपनी जगह रुक गया। कोहरा आ रहा है। वो अपनी परछाई को मुड़ते और लहराते हुए महसूस कर सकता था, जैसे जैसे कोहरे के धुंधले निशान आगे साफ होते जा रहे थे। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर जंगल में तेजी से आगे बढ़ा। वो अभी भी कैनियन में अपनी लेबोरेटरी जाना चाहता था और जानता था कि अपनी परछाई की मदद से उसके पास वहां पहुंचने के लिए काफी वक्त है। सच तो ये था कि भले ही फॉग ऑफ कंफ्यूजन खतरनाक हो, लेकिन ये बात म्यूटेंट बीस्ट्स पर भी लागू होती थी। इसलिए उसमें सफर करना उसके लिए काफी सुरक्षित था। जाहिर है, ये सब तभी मुमकिन था अगर वो रास्ता न भटके और म्यूटेजन बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। जू चिंग ने जंगल में अपनी रफ्तार बढ़ा दी। 2 घंटे बाद कोहरा करीब आ रहा था और जू चिंग उस दलदल तक पहुंच गया जहां नाइट लिजर्ड की खाल थी। एक बड़े पेड़ के पास खड़े होकर उसने उत्तर की ओर देखा। पॉइजनस ड्रैगन पॉन्ड उधर है। उसने उस इलाके के बारे में थोड़ा सुना था, ज्यादातर बोन ब्लेड से, और इसीलिए क्योंकि हर बार जब भी वो आदमी इंश्योरेंस खरीदता था तो बचाव की जगह पॉइजनस ड्रैगन पॉन्ड बताता था। सोचने के बाद उसे याद आया कि बोन ब्लेड ने दरअसल 2 दिन पहले ही उससे इंश्योरेंस खरीदा था। हालांकि इंश्योरेंस की समय सीमा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि कोहरा आ गया था, उसने फैसला किया कि वो जाकर चेक कर ले। इन्हीं ख्यालों के साथ वो तेजी से हरकत में आया और पेड़ों की चोटियों से कूदता हुआ पॉइजनस ड्रैगन पॉन्ड की तरफ बढ़ा।
जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो चौकन्ना हो गया। वो और भी चुपके से आगे बढ़ने लगा। उसने आगे किसी को देखा। वो एक आदमी था जिसने काले चमड़े का जैकेट पहना था और चेहरे पर एक खौफनाक नकाब था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो चमक रही थी और वो उस इलाके में किसी चीज को ढूंढ रहा था। उससे जबरदस्त स्पिरिट पावर निकल रही थी, जिससे जू चिंग को स्क्वाड ब्लड शैडो के उस सदस्य फ्लेम क्रो की याद आ गई जिससे वो कुछ वक्त पहले लड़ा था। जू चिंग ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर घूमकर उसके पीछे से निकल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने दूसरे आदमी को देखा जो वैसा ही पहने हुए था और उसका कल्टीवेशन बेस भी वैसा ही था। ये स्कैवेंजर्स नहीं है। पूरी सावधानी बरतते हुए वो उस इलाके का चक्कर लगाता रहा जब तक कि उसे बोन ब्लेड दिख नहीं गया।